नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी जानलेवा साबित होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर अगर आंकड़ों की बात करें तो 162 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,23,544 हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में 39,754 नए संक्रमित मिले हैं। सूबे की योगी सरकार अब 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को मुफ्त में टीका लगवाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअली हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। बैठक में 18 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों को 1 मई से कोविड टीकाकरण की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार भी व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि टीकाकरण अभियान को संचालित करने के लिए स्वास्थ्य महकमा योजना बनाकर काम करें। हमें वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने होंगे, साथ ही टीके के लिए कोल्ड चेन सहित सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इस पर जोर देना होगा। तो हमें वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने होंगे, इस बात को स्वीकार किया है सीएम योगी ने, और साथ में वैक्सीनेशन का जिक्र करते नजर आए हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, अब उनको सूबे के अंदर फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें, पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, उसके मद्देनजर ये फैसला बेहद अहम। हालांकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनमें 20 साल से ऊपर के जो भी लोग थे, उनको पहले ही वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन अब ये आदेश सार्वजनिक है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, यानी कि परिपक्व अवस्था में है, उसको वैक्सीनेट जरूर किया जाएगा और वैक्सीनेशन का पूरा खर्चा सूबे की सरकार उठाएगी। मुफ्त में वैक्सीनेशन होने वाला है। तो जनता टीवी की आपसे एक ही अपील है, घरों से निकलिए और वैक्सीन जरूर से जरूर लगवाइए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से लाइव। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? वैक्सीनेशन का ऐलान हो चुका है, लेकिन बीते कुछ दिनों जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही थी, उसमें कई तरह का सबक भी हमें सीखने को मिला है। अब क्या तैयारी होगी गवर्नमेंट की तरफ से? देखो पूजा, लगातार गवर्नमेंट तैयारी कर रही थी कि जिस तरीके से चाहे फ्रंट लाइन वर्कर की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें या फिर 45 साल से ऊपर के लोगों की बात करें, लगातार वैक्सीनेशन बृहद स्तर पर चल रहा था। लेकिन कल इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि देश के की वैक्सीनेशन कराने का एक बड़ा फैसला भी कंपनियों से बात की है कि जो प्राइवेट उपलब्ध होगी, लेकिन जाने की प्रक्रिया वही पहले आप जो साइन करना होगा, उसके बाद आप वैक्सीन लगवा पाएंगे। बड़ा प्रयास है, खुशी है, बात करूंगा इस तरीके से मोदी यूथ को करने के क्या तरीके से आप इसको देखते हैं? कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है 18 ऊपर के यूथ टीकाकरण कराने का तरीक से जो उन्होंने कहा है, सरकार ने से ऊपर के लिए मुफ्त टीकाकरण करने की सरकार, ये बहुत ही कदम है। इस संकट 18 साल से प्लस कुछ टीका होगा तो देश में आई है जो है सब राहत मिलेगी और ये बहुत बिल्कुल अनूप, आपकी आवाज में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, लेकिन जितनी बात समझ में आई उसमें साफ तौर पर इस तरफ इशारा है कि ये कदम वाकई सराहनीय है, लेकिन प्रबंधकीय होना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट इसका बहुत बेहतर होगा तो सूबे के हर एक व्यक्ति को जरूर इसका लाभ मिलने वाला है। साथ में बीते दिन, जब मतलब माफ कीजिएगा, कुछ दिन और बीत जाएंगे वैक्सीनेशन होते होते, तो इसमें कुछ परिवर्तन भी नजर आएगा आंकड़ों में।
बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों या घर के बाहर बिना मास्क पहने हुए मिलेगा तो पुलिस प्रशासन उस पर पहली बार पकड़े जाने पर 1000 और दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना लगाएगी। ये आप सभी को पता है। इसी ही तर्ज पर किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थलों पर या घर के बाहर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से एक अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ये दंडात्मक प्रावधान उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 के 8वें संशोधन नियमावली 2020 के तहत किए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। तो आज रामनवमी है और राम को स्मरण करने का दिन है, लेकिन कोरोना के मुश्किल क्षण में राम को खोजे अंतर मन में। यह हम क्यों कह रहे हैं? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद से आज पहली रामनवमी है, लेकिन लगातार दूसरी बार अयोध्या में रामनवमी के मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि इस बार की रामनवमी मंदिर में पूजा अर्चना तक ही सीमित रहने वाली है। किसी भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही कोरोना के मामलों की वजह से ये अहम फैसला लिया गया है। महानुभाव, आप सभी से साग्रह निवेदन है कि आप सब लोग कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार अयोध्या जी आने का कार्यक्रम स्थगित कर दें। आप सब लोग अयोध्या जी के अन्यत्र अपने घर पर रह करके ही भगवान की पूजा करें, राम जन्म महोत्सव मनावें और भीड़ भाड़ से बचें। यह बीमारी भीड़ से बढ़ती है, एक दूसरे से स्पर्श से इसका प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ना आप दूसरे के लिए समस्या बने, ना दूसरे के द्वारा आपके द्वारा समस्या ग्रस्त किया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, सुखपूर्वक रहे और राम जी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ रहे, यही मंगल कामना है। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, पंचांग जब शुद्ध हुआ तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सभी मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए उनका प्राकट्य हुआ। हम सभी देशवासियों को भगवान के पावन जन्मोत्सव की अनंत शुभकामना देते हैं। पृथ्वी पर जिस प्रकार दुष्टों का आतताई उसको विनाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए माँ कौशल्या के गोद में भक्ति प्रेम बस जन्म ले रहे हैं। जो ब्रह्मांड रचयिता, जो निर्गुण निराकार, जिसकी कोई आकार नहीं, अनंत अविनाशी, ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा भक्ति के वश में। और अयोध्या में आज धूम है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आम जनमानस को अयोध्या में भक्तों का प्रवेश मठ मंदिरों में वर्जित, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण बहुत तेजी से फैल और बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए मंदिर के प्रशासक, सरकारी प्रशासक सभी लोगों ने निर्णय लिया कि जब रहेगी जान तभी बचेगा जहान। तो बीएस लाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अयोध्या से सीधे लाइव। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? इस बार अयोध्या में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि लोगों के आगमन पर रोक लगा दी गई थी, श्रद्धालुओं के आगमन पर उनसे अपील महंतों, संतों और तमाम लोगों ने करी है कि घर में रहिए, अंतर्मन में राम को खोजने की कोशिश कीजिए। देखिए पूजा जी, जनपद की अगर बात की जाए, अगर पूरे अयोध्या की बात की जाए तो कोरोना काल को लेकर जिस तरह से जो कोविड महामारी चल रही है देश में, इसमें भयंकर रूप ले चुका है। और मैं अपने कैमरे माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ की स्थिति है वो किस तरह से वो भय रूप है। ये नया घाट सरयू तट है और यही सरयू तट इसके पीछे है और मैं इस घाट पे हूँ और मैं यहाँ अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि ये बैरिकेटिंग है और इस बैरिकेटिंग से जो भी श्रद्धालु आते हैं अयोध्या में वहीं से पहले
ये अयोध्या में एंटर करते हैं। और ये बैरियर पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और यहाँ पे सन्नाटा है, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही, यहाँ के जो एसएसपी हैं शैलेश कुमार पांडे, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने पहले से ही सोशल मीडिया की अगर बात की जाए या अखबारों की बात की जाए या टीवी चैनलों पे या तमाम खबरों की बात की जाए तो खबरों पे कहा गया था कि अयोध्या में कोई ना है, क्योंकि जो बेशुमार महामारी है, कोविड चल रहा है, कोरोना का खतरा जो चल रहा है, वो अयोध्या में जो श्रद्धालु हैं अपने अपने घरों में रह कर। ठीक है, बीएस लाठी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आज राम मंदिर में पूजा अर्चना का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि श्रद्धालु भले ही राम मंदिर नहीं आ रहे हैं, अयोध्या का रुख नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूजा का कार्यक्रम तो होगा, राम जन्म तो लेंगे ही। जी बिल्कुल पूजा जी, राम जन्म लेंगे और राम के घर बधैया भी बजेगी, सब कुछ होगा। पर खास करके जो अयोध्या में अगर रामलला परिसर की अगर बात की जाए तो उनके जो बड़े पुजारी हैं, चारों पुजारी हैं, आचार्य सत्येंद्र दास जी अगर या रंगमहल की बात की जाए या कनक भवन की बात की जाए, तो मंदिर के जो बाहर थे जो श्रद्धालुओं के लिए तो रोक लगी ही है, पर जो मंदिर के पुजारी हैं, जो मंदिर के सदस्य गण हैं, वो बाकायदा भगवान राम 12 बजे अयोध्या में राम जन्म लेंगे। और ये अयोध्या के संतों का कहना है कि जब राम जन्म लेंगे अयोध्या में तो कोविड काल जो चल रहा है इसका जरूर भगवान श्री राम विनाश करेंगे, क्योंकि राम के आने से जो विश्व की महामारी है, अगर अगले बार की बात की जाए तो इस बार की जो था वो एकदम बिल्कुल साफ है पूजा जी कि भगवान राम 12 बजे जन्म लेंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बीएस लाठी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर ने वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को लेकर खास बातचीत करी है, देखिए आप भी। साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिन्होंने भगवान राम पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, संजय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने भगवान राम पर जितना शोध किया है, आखिर क्या है भगवान राम में, प्रभु राम में, श्री राम में, कि जिनको हम लोग इतना आराध मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं, जरा और बताइए, जनता को वो जानना चाहती है। अंकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज रामनवमी है और सभी को मैं जय श्री राम कह रहा हूँ, भगवान राम के जन्म की बधाई भी दे रहा हूँ, नवरात्र की भी बधाई दे रहा हूँ। आपने जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्न मेरे भी जहन में थे और इन्हीं प्रश्नों ने राम को जानने की मेरे भीतर एक जिज्ञासा पैदा की थी। राम की कृपा हुई और उस जिज्ञासा का परिणाम यह हुआ कि आज हम आपके साथ बैठे हैं और राम के चरित्र को लेकर, राम की कथा को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, राम के चरित्र को लेकर विश्व में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, एक दो नहीं, अनगिनत। गोस्वामी जी ने तो मानस में लिखा है शतकोटि रामायण और अपारा भी लिखा है साथ में। इतना सब कुछ लिखे जाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस की रचना की, इस मानस के राम को लेकर और इस मानस के राम का लोक से संबंध को लेकर बहुत अध्ययन हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन गोस्वामी जी ने अपने राम को ब्रह्म से सगुण साकार के रूप में स्थापित करने के बाद जिस प्रकार लोक में स्थापित किया है, उस लोक के राम की महत्ता है। तो वहीं हरिद्वार में 21 अप्रैल को होने वाले रामनवमी स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। पूरे मेला क्षेत्र को 23 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। 12 और 14 अप्रैल को हुए शाही स्नान के बाद रामनवमी का पर्व स्नान कुंभ मेले के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि स्नान के लिए आने वाले हर एक श्रद्धालु को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के लिए आए तमाम अखाड़ों के साधु संत कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद जूना अखाड़े ने सबसे पहले कुंभ की समाप्ति का ऐलान किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से मनीष हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? ये कहा जा रहा है कि आज चूंकि रामनवमी के चलते स्नान है तो 23 सेक्टर्स में बांटा गया है, और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं हरिद्वार में, क्या देखने को मिल रहा है? जो रामनवमी का जो स्नान था
ये पहले से था कि ये स्नान पे भीड़ आएगी, पर जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना के संक्रमित केस बढ़े हैं और सरकार ने यहाँ पर सख्ताई दिखाई है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की कमी है। श्रद्धालु नजर नहीं आ रहे हैं धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर। जो लोकल लोग हैं वही एक दो घाटों पे जाकर के स्नान कर रहे हैं। और आपको बताएं कि मंदिरों के अंदर भी ज्यादा भीड़ नहीं है। अगर हम बात करें मंदिरों की भी, हरिद्वार के मंदिरों की भी, जो लोकल लोग हैं वो भी निकलने से बच रहे हैं। बहुत कम लोग मंदिर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि पूजा सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है कि कोरोना जिस तरीके से देवों की धरती पर अपना कहर बरसा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित है। और 2 बजे के तक ही जो व्यापारिक जो प्रस्थान है उनको खोलने की अनुमति दी है। 2 बजे के बाद यहाँ पर कर्फ्यू वाली स्थिति है। जो आवश्यक सेवाएं हैं वही खोली जाएगी और रात को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो कई सारी चीजों पे सरकार ने रोक लगाई है, जिससे कि इसको कहीं ना कहीं जो कोरोना को इसको तोड़ा जाए, इसकी चैन को तोड़ा जाए। और इसका असर रामनवमी पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और रामनवमी पे जो भक्त हैं वो कम निकल रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम दिख रही है। गंगा घाटों पर भी बहुत कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी करी थी, प्रशासन को भी अंदाजा था कि श्रद्धालु नहीं आएंगे, क्योंकि उससे पहले ही अगर हम बात करें तो श्रद्धालु जो यहाँ के जो साधु संत थे, कई अखाड़ों के साधु संत थे, यहाँ से जाना शुरू कर दिए थे और बहुत सारे साधु संत निकल चुके हैं पूजा यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। हाथरस की बेटी के पिता की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जब पुलिस पकड़ने गई तो उसने भागने की कोशिश करी और लगातार पुलिस पर फायर करता रहा। पुलिस लगातार कहती रही कि आत्मसमर्पण कर दो, मत भागो, लेकिन आरोपी नहीं माना। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के दोनों पैरों पर गोली मारकर उसे गिरा दिया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है। ये वही आरोपी है जो पिछले कुछ दिनों आपको सपा की रैलियों में नजर आता होगा। 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है, वहां से गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो हाथरस के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हाथरस की बेटी को इंसाफ एक तरीके से मिल चुका है। आपको ये भी बता दें कि दोनों पैरों में गोली लगी है सेंगर के और दोनों पैर काटने पड़ेंगे, ये डॉक्टरों का कहना है। संजीव हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ पूरा मामला, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? दोनों पैर काटने पड़ेंगे, इस तरीके की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए पूजा जी, जिस गौरव शर्मा के चलते पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल था, खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने सदन में समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी के गुंडे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। जिस हाथरस को लेकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में राजनीति गर्म थी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या तमाम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या फिर बसपा के नेताओं की बात करें, उन्होंने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा था। उस गौरव शर्मा को आज मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पैरों में गोली लगी है। डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि दोनों पैरों को हटाना पड़ेगा, यानी उस व्यक्ति के पैर काटे जाएंगे जिस व्यक्ति ने कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में चुनौती दी थी। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को इंसाफ मिलने का काम होगा जो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए थाने जाता है और उसकी एफआईआर लिखे जाने के बावजूद उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जीरो टॉलरेंस की नीति, योगी सरकार कथित तौर पर कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कतई भी माफियाओं को, गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। उसका ये ताजा नमूना है। गौरव शर्मा के दोनों पैरों में गोली लगी है। हालांकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का प्रकरण पूरे जनता टीवी ने दिखाया, पूरे देश ने देखा कि योगी सरकार जिसने बेटी के सर से आकाश छीना, योगी सरकार की कार्रवाई ने उसके पैरों तले जमीन छीन ली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।